नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। राजनीति में परिवारवाद आज से ही नहीं, पुराना रोग है। मध्य प्रदेश में यह रोग कांग्रेस से नहीं, भाजपा में भी रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त फार्मूले के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए राजनीति में काफ़ी मुश्किल सफर होने वाला है, क्योंकि भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव में वंशवाद और परिवारवाद को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए पार्टी चरणबद्ध तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में एक परिवार एक टिकट का फार्मूला लागू करेगी। अगले आम चुनाव तक पार्टी इसके लिए मजबूत नियम बनाएगी। पार्टी इस मुद्दे को हवा देने के पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहती है। एमपी दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साफ संदेश दे गए हैं कि चुनाव कोई भी हो, नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा। वहीं इससे उलट कांग्रेस को परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है। वो नेताओं के परिवार को टिकट देगी, उनके पुत्रों को भी, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने निकाय चुनाव से कर दी है। अब ऐसे में किसकी रणनीति सफल होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा परिवारवाद को लेकर सख्त है। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय नेताओं के बयान लगातार नेता पुत्रों के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। प्रदेश के दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी साफ कहा है कि किसी भी नेता पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा। केंद्रीय संगठन ने जो पॉलिसी बनाई है उसी हिसाब से टिकट का वितरण होगा। नड्डा तो निकाय चुनाव में भी परिवारवाद से दूरी बनाने के संकेत दे गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को परिवारवाद से किसी भी तरह का परहेज नहीं है। वो खुले तौर पर विधायकों और उनके परिजनों को टिकट वितरण करेगी। ये खुद कमलनाथ भी कह चुके हैं। निकाय चुनाव में भी कमलनाथ के बयान का असर दिखने लगा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 5 शहरों के नगर निगम के लिए नाम लगभग तय कर लिए हैं। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में विधायक और उनके परिजनों को उतारने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक इंदौर से विधायक संजय शुक्ला का नाम लगभग तय है। उज्जैन से विधायक महेश परमार कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हो सकते हैं। ग्वालियर से शोभा सिकरवार का नाम महापौर प्रत्याशी के लिए लगभग तय है। शोभा सिकरवार विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी है। सागर के सुनील निधि जैन को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। परिवारवाद पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार योग्य हैं तो परिवारवाद कोई मायने नहीं रखता। योग्य उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। विधायक के परिजनों को भी टिकट देंगे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक तरफ तो वंशवाद की राजनीति से परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वंशवाद नहीं है जिनको बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल कराया था कांग्रेस पार्टी से। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी ने इस बात को साफ कहा है कि हम लोग जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे अगर उन्होंने संगठन के अंदर कार्य किया है, उनके परिवार और वो किसी नेता के परिवार से आते भी हैं, तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी एक लाइन लेकर चलते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को नगरीय के कुशासन से जनता को मुक्त कराना है और हमें नगरीय निकाय चुनाव में और आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करनी है और हम जिसको करके रहेंगे। कांग्रेस के परिवारवाद पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गांधी परिवार परिवारवाद का पोषक है, तो निकाय चुनाव में टिकट नेताओं के परिवार वालों को ही मिलेंगे। आज के समय में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ नेता बचे हैं। देखो, कांग्रेस पे कार्यकर्ता बचे नहीं, नेता बचे हैं। तो जो नेता है तो उनके परिवार को ही टिकट चाहिए। वैसे भी गंगा जब गंगोत्री पे अपवित्र होगी, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही परिवारवाद के पोषक होंगे, तो उसके प्रदेश अध्यक्ष भी परिवारवाद के पोषक होंगे। और जो नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, वहाँ भी परिवार चलेगा। कांग्रेस के परिवारजनों को टिकट देने के फैसले पर मंत्री विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस ही परिवारवाद से चल रही है। अब परिवारवाद या वंशवाद का ये मुद्दा नगरीय निकाय में कितना रंग जमाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी के नेताओं के पुत्र या परिजन इस फैसले को अपनी पार्टी में भी लागू होने की उम्मीद कर ही रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चोकसे के साथ। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार मनोज जी।
रंजन जी, एक हमने बचपन में कहानी पढ़ी, शायद आपको भी याद होगा, जो देश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने लिखी थी कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। एक बालिस्ते और लकड़हारा की कहानी थी। तो कुछ कुछ ये बीजेपी और कांग्रेस के उसमें आपको नहीं लग रहा है कि उसी से एक पार्टी ठंडा कर रही है, उसी से एक पार्टी गर्म कर रही है, एक वंशवाद के खिलाफ बात कर रही है, एक वंशवाद के समर्थक में। वंशवाद, परिवारवाद सारे राजनीतिक दलों में है, कोई पार्टी कहती है, कोई नकारती है। लेकिन कांग्रेस में मामला ऐसा नहीं लग रहा है कि डायनेस्टी जैसा हो गया है, कि राजवंश जैसा हो गया है, कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा? नहीं, ठीक कहा आपने मनोज जी। हम लोग हमेशा बोलते रहे हैं, मजाक में भी, और उसमें वर्कर्स का दर्द भी छिपा है, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कि हम जो को देवतुल्य कार्यकर्ता बोलते हैं, वो केवल दरी बिछाने काम आते हैं और उनका पूरा जीवन निकल जाता है। समर्पित कार्यकर्ता है तो सही बात, उनकी कोई बहुत इच्छा नहीं होती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि पार्टी को तो मजबूत हमने किया, अपने खून पसीने से टाइम दे करके, रात दिन नहीं देखा, और जब उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात होती है, जब टिकट की बात होती है, तो ऐसे लोग टिकट मिलता है जिनका ग्राउंड केवल होता है नेता पुत्र है। देखिए, इसमें मैं एक चीज जरूर इसको क्लियर करना चाहूंगा जी बिल्कुल। कि नेता पुत्र को टिकट देना बुरा नहीं, और पार्टी में मेहनत किया, खड़े हुए, खड़ा किया पार्टी को लगातार, लेकिन केवल ग्राउंड ये हो कि आप नेता पुत्र हैं तो कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जाए, ये बहुत तकलीफ कार्यकर्ता को होती है। दूसरा, मैं बार बार कहता हूं मनोज, जो अभी पीढ़ी के, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, इस वर्तमान पीढ़ी के जो भी नेता हैं, जी अपने ऊंचे मुकाम पे हैं, उनको तैयार करने वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने परिवार का मुंह नहीं रखा। वो परिवार के अगर मुंह में रहते तो इन लोग खड़ा नहीं कर पाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जो पीढ़ी खड़ी हुई है, ये परिवार में फंस गई है। तो लगता है भाजपा को। दूसरी बात है कि भाजपा लगातार कांग्रेस पे हमलावर, कांग्रेस सिमट के 2 या 3 राज्यों में आ गई, 2 राज्यों में आ गई है, तो उनको लगता है यही ऐसा मुद्दा है, डायनेस्टी जो का मुद्दा है, कि लगातार G23 बन गया, लगातार अटैक हो रहा कांग्रेस में अध्यक्ष पे कि आप चुनाव करवाइए। 9 संकल्प पार्टी लेती है जयपुर में। इस संकल्प के बाद जो संकल्प निकलता, संकल्प यही है कि हम पुरानी पार्टी को बनाए रखेंगे, हम नेता को बनाए रखेंगे। तो संकल्प कहाँ हुआ? तो बहुत ही कमजोर नस कांग्रेस की बीजेपी ने पकड़ी है, और उनको लगता है, नेताओं को वो सही लगता है कि अगर हम अटैक करना चाहते हैं कांग्रेस पे, उनको और खत्म करना हो, उनको नीचे लाना हो, तो हमें डायनेस्टिज्म पे अपने यहाँ पहले खत्म करना पड़ेगा। इसलिए सारी बातें हो रही हैं, और मुझे लगता है कि इसका जो वर्कर्स में है, बहुत ही ज्यादा उससे उत्साह है पार्टी के अंदर, और उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से ले रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस आज खड़ी है रंजन जी, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि वो उससे नीचे भी जाने के बाद भी उनको कोई वो लग नहीं रहा है, और परिवारवाद से, ना वंशवाद से मुक्ति पाना चाह रहे हैं? और जिस प्रकार से हमने राज्यसभा में टिकट वितरण आप देख लीजिए कि 2 राज्यों में पार्टी अपने दम पर सरकार में है, और जिस उत्तर प्रदेश से उनका एक सांसद है सोनिया गांधी, 2 विधायक है, वहाँ से वो 3 राज्यसभा में सांसद भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए अगले साल चुनाव होना, राजस्थान में होना है, लेकिन वहाँ से दूसरे राज्यों के नेताओं को भेजा जा रहा है, वो केवल इसलिए कि वो गांधी परिवार के समर्थक हैं। क्योंकि गांधी तो 3 ही अभी फिलहाल, कि राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, तो जो बचे हुए समर्थक है उनको एडजस्ट कर रहे हैं वो। ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। मनोज जी, देखिए, दोनों पार्टी, भाजपा हो, कांग्रेस हो, इवन आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये बाहर के लोगों को प्रदेश चलाते रहे, कोई नई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तो एक छोटा पार्टी, बड़ा पार्टी है, जो कल जेपी नड्डा ने कहा कि पिता अध्यक्ष और बेटा महासचिव, ठीक है। तो जो बात हो रही है डायनेस्टी की, पार्टी में काबिज कौन, कब्जा किसका है, कंट्रोल किसका है? तो वही घूम फिरा के सोनिया गांधी और पुत्र राहुल गांधी किसी पोस्ट पे नहीं है आज, वो रिजाइन कर चुके हैं बहुत पहले। तो लेकिन बार बार जो उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट किया जाता है, सारे डिसीजन हो लेते हैं। तो एक क्लियरिटी होनी चाहिए पार्टी में कि पार्टी में वो चला कौन रहा है। तो जब तक कांग्रेस क्लियर नहीं करेगी इस चीज को, अगर राहुल गांधी डिसीजन लेते रहेंगे, जैसा मैसेज जाएगा, उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी, तो मैसेज जाएगा भैया आपको छोड़ने का फायदा क्या हुआ? जो G23 की जो आवाज है, ये आवाज तो है भाई, रियल डेमोक्रेसी है ये पार्टी में। आखिर जेपी नड्डा किस परिवार से हैं, क्या आज अध्यक्ष बन गए? अमित शाह किस परिवार से अध्यक्ष बन गए? तो बीजेपी तो करके दिखा रही है कि देखिए, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम सारे लोग हैं।
तो कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा। और राष्ट्रवाद तो बात की बात है, तो पार्टी के अंदर कंट्रोल किसका है, कौन चला रहा है पार्टी, अगर सरकार ही बन जाती है आपकी तो कौन चलाने वाले हैं, पार्टी को मैसेज यहाँ देना पड़ेगा। कांग्रेस अभी भ्रम की स्थिति में है, तो नहीं छोड़ना चाहिए। यूपीए की सरकार थी तो ये कहा जाता जी। था रिमोट से चलती है, तो अध्यक्ष कोई भी मैं बन भी तो जाएगा कह तो रहा वो हूं। रिमोट को मैं कहाँ विजय छिपा जी- दोगे आप? विजय जी लोग वही कह रहा भरोसा हूं कैसे ना। करेंगे? विजय जी वही कह रहा हूँ, जब नहीं करेंगे उनको ऊपर से राष्ट्रवाद तो लेकिन बात की ब्रजेश बात जी है। ये भी है ना आपको कि हमने देखा महाराष्ट्र का उदाहरण है कि बाल ठाकरे बन सकते थे मुख्यमंत्री, नहीं बने वो, और वो कहते थे डंके की चोट पर कि मैं रिमोट से सरकार चला रहा हूँ। तो यहाँ तो ये चीज़ है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र भी है, सबको काम करने की बोलने की आज़ादी है, लेकिन हो वही रहा है जो राहुल गांधी प्रियंका चाहते हैं, सोनिया जैसा रंजन जी कह रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी अगर बीजेपी के नज़रिए से देखें कि ठीक है आपको परिवारवाद पे या वंशवाद पे आपको करारा हमला बोलना है, लेकिन जो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं, युवा मोर्चे से या बाकी जगह से, अगर उनको केवल इसलिए टिकट ना दिया जाए कि वो किसी नेता का बेटा है, किसी नेता की बेटी है, किसी के नेता की बहू है, तो ये भी तो एक तरह से अन्याय होगा। कोई एक क्राइटेरिया तो बनाना होगा, क्योंकि हो ये रहा है कि जब आप यूथ लीडरशिप को इस्टेब्लिश करना है आपको, तो होना ये चाहिए कि अनुभव का भी साथ मिले, लेकिन आपने अनुभव लोगों को क्राइटेरिया ऐसा बनाते हैं कि वो अपने आप बाहर हो जाते हैं संगठन से। फिर आप जब टिकट बांटने की बात आ रही है तो फिर आप ऐसा क्राइटेरिया ला रहे हैं कि बहुत सारे लोग किनारे हो जाएंगे। तो जब यूथ भी नहीं चाहिए आपको, नेता पुत्र नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, और उनके जो माता पिता हैं उनको भी आप लगातार किनारे करते जा रहे हो, और खुद जेपी नड्डा कह रहे हैं कि भाजपा को यहाँ तक लाने में 4 पीढ़ियाँ खप गई हैं, तो जिनकी पहली दूसरी पीढ़ी खप गई है तो उस चौथी पीढ़ी की क्या गलती है कि उसको केवल इसलिए टिकट ना दिया जाए कि उसके पिताजी कोई नेता रहें। देखिए मनोज जी, हर चुनाव में एक मुद्दा प्रभावी रहता है, एक लाइन रहती है जिस लाइन पर चलते हैं, बाकी बहुत सारे मुद्दे आते रहते हैं जाते रहते हैं। मुझे लगता है भाजपा की जो रणनीति है वो 2024 के लाइन को लेकर चल रहे हैं। परिवारवाद पर हमला इसलिए, वंशवाद पर हमला इसलिए कि सिर्फ एक कांग्रेस नहीं दिख रही है उनको। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की तरफ बात करें हम, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम तरह के, चाहे अकाली दल की बात करें, आप जहां भी जाएंगे पूरे देश में, जहां भी जाएंगे अधिकांश राज्यों में परिवारवाद आपको हावी दिखेगा। तो एक तीर से कई निशाने। यदि परिवारवाद, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि संगठन में काम करें, हो सकता है ये लाइन एक बात की है, और ये हो सकता है कि देखिए आप जो पार्टी जब शीर्ष पर हो, यदि आप देखिए कांग्रेस का इतिहास पिछले हम जाके गौर करें, नजर दोहराएं मनोज जी, तो किसी को टिकट मिलना मतलब जीत की एक तरह से सर्टिफिकेट मिल गया आपको, कांग्रेस ने टिकट दे दिया मतलब आप जीत गए। आज परिस्थितियां बीजेपी की भी सेम वैसी हैं। आप देखिए कि पिछले दौर में मोदी का जादू ऐसा चला कि कौन कहां से खड़ा हुआ, किसको उनने टिकट दिया, सब जीत गए और बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो पार्टी को अभी एक लाइन खींचने का सही समय है। मुझे लगता है जो गलतियां कांग्रेस ने की, परिवारवाद हावी हो गया, कांग्रेस आज उससे छोड़ती है तो मुझे लगता है जो बची खुची स्थिति है उसकी वो भी डमाडोल हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी में देखिए आप, हिमाचल में एक सीट थी, उन्होंने दांव पर लगा दी, मध्य प्रदेश में उन्होंने सीटें खतरे में डाल दी, सिर्फ परिवारवाद को रोकने के लिए। हो सकता है ये इसी 2024 का मुद्दा रहे, इसके बाद फिर वो उन्होंने कहा ना संगठन में काम करिए, उसको ऐसा किसी भी से तो कह परहेज। सकते हैं हम कि उसको जस्टिफाई करने के लिए अब वो ये कह रहे हैं कि हमने सीटें दांव पर लगा दी थी। बिल्कुल, और ये शायद एक बड़ा मुद्दा बनेगा मनोज जी। और जब आप देखते हैं जो एक कार्यकर्ता है, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, एक क्षेत्र से एक व्यक्ति, उसके पिताजी 2 बार के सांसद रहे, 3 बार के विधायक रहे मान के चलिए, और फिर उसके बेटे को ही मौका मिल जाए। यदि गोपाल भार्गव के हम उदाहरण ले लें, यदि उनकी विधानसभा सीट का, तो गोपाल भार्गव लगातार कितनी बार से विधायक है। यदि उनके बेटे को वहां से टिकट दे दिया जाता है गोपाल भार्गव की जगह, तो बाकी के कार्यकर्ता किस काम के? वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया ना मनोज जी। तो हम फिर तो उनको देख रहे हैं कब ना, मिलेगा? वो तो दरी तो असल दरी तो वो उठा रहे हैं ना। हमने सत्यनारायण जटिया को देखा, हमने सुमित्रा महाजन को देखा, हमने लक्ष्मीनारायण पांडे को देखा है, फिर हमने वीरेंद्र सकलेचा को देखा है, और हमने कैलाश जोशी को देखा है। तो इन सब के बेटे राजनीति में बड़े मुकाम पर रहे। तो किसी जगह तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना आपको। हमने आज हो और सकता ताजा है- उदाहरण हम बाबूलाल गौर को देख लिए बिल्कुल, कि आज उनकी पुण्यतिथि भी है। उनके बाद उनके समय 3 पीढ़ी बीजेपी की खत्म हो गई, इंतजार करते करते अब बहू है, और अब फिर चर्चा चल रही है कि बहू को फिर से महापौर का चुनाव लड़ा दिया जाए। और फिर जब बहू को महापौर का चुनाव लड़ा दिया जाएगा तो बेटे आ जाएंगे। तो मनोज जी इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। फिर उन कार्यकर्ताओं का कसूर नहीं है, उनके साथ क्या अन्याय नहीं हो रहा है कि जो लगातार यदि गोविंदपुरा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एक के बाद एक पीढ़ी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्हें मौका कब मिलेगा?
तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक। और जो आपने बात कही है कि 4 पीढ़ियां खप गई हैं, तो 4 पीढ़ियां खप गई तो उनकी पीढ़ियों को पर्याप्त मिल भी गया ना। चाहे हम कैलाश सारंग की बात करें, चाहे हम जोशी जी की बात करें, चाहे पटवा जी की बात करें, चाहे तमाम नेताओं की बात करें, तो क्या यदि आपने एक बात कर दी कि आप जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके नाती पोतों को सबको मिलनी चाहिए, क्या पेंशन मिलनी चाहिए, इस आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी चल, तो कहीं ना कहीं तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। जिन्होंने संघर्ष किया उनको मिल गया, उनकी एक पीढ़ी को मिल गया, 2 पीढ़ी को मिल गया, तो फिर तो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही होगा ना कि इंदिरा गांधी ने वानर सेना बनाई थी, संजय गांधी भी चख लिए उसका स्वाद, राजीव गांधी भी चख लिए, सोनिया गांधी भी चल दी, और राहुल गांधी भी, और इसके बाद प्रियंका वाड्रा, फिर उनके बच्चे आ जाएंगे। तो ये है वंशवाद, इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। जो गलती कांग्रेस ने की है, मुझे लगता है उसका कांग्रेस के हश्र देख के बीजेपी ने सबक लिया है कि इसको इस बार रोका जा सकता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे एक मुद्दा रहता है ना, उसी तरह से आगे आप फिर ब्रेक के बाद दे सकते हो। तो निश्चित तौर पर यदि कार्यकर्ता में यदि पार्टी से कुछ नेता है वो बेहतर काम करेगा तो उसको मौका मिलेगा। अगर यही क्राइटेरिया रहा तो क्या अगले चुनाव में हम ये माने कि यशोधरा और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से किसी एक को टिकट मिलेगा, या मालिनी गौड़ को टिकट काट दिया जाएगा, या हम देखें कि आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं मिलेगा, या हम ऐसे तमाम सारे जो नेता हैं कि जो सकलेचा हैं, वीरेंद्र सकलेचा के बेटे हैं, इसके अलावा सुरेंद्र पटवा हैं, विश्वास सारंग हैं, इनका आप क्या करोगे? या कह दोगे कि इनके पिता राजनीति में थे, अब नहीं है, और इसी आधार पे आप दीपक जोशी को भी घर बिठा देते हैं? कल जो हिंट था मनोज जी, मुझे लगता है ये था कि परिवार से एक ही आदमी को टिकट मिलेगा। एमएलए की जो क्वेश्चन था राकेश जी का कि जो एमएलए मंत्री हैं उनको पुत्रों को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका बोलना कि जो लंबे समय से काम कर रहे हैं पुत्र, उनका बहुत साफ कहना था कि जो लंबे समय से काम कर रहे हैं संघों को मजबूत करें। लेकिन चूंकि कैलाश जोशी जी नहीं है, पटवा जी नहीं है, सकलेचा जी नहीं है, तो अभी एकमात्र इनके पुत्र जो है, जो उनके भतीजे हैं पटवा जी के, दीपक जोशी पुत्र हैं, तो मुझे लगता है इन पे खतरा भी नहीं है। खतरा उन पे है जहाँ दोनों पिता पुत्र राजनीति में हैं, जैसे गोपाल भार्गव जी का एग्जाम्पल दिया। लेकिन रंजन जी, इससे जुड़ा एक और चीज है ना कि ये जो आप कह रहे हो खतरा नहीं है, लेकिन अगर पिता भी जिंदा होते या उनकी छत्र छाया में पले पड़े, लेकिन जो ब्रजेश जी ने कहा कि एक नेता 8-10 बार चुनाव जीतता है, उसके बाद अगर वो नहीं तो बेटे को आपने टिकट दे दिया, तो ये भी तो वही चीज है ना कि आप विरासत सौंप रहे हो। कि मान लीजिए आप मुदित सेजवार को टिकट दे रहे हैं, तो आप लंबे समय गौरीशंकर सेजवार, लंबे समय गौर साहब विधायक रहते हैं, मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, फिर बहू आ जाती है। गोपाल भार्गव के टिकट का आप बात कर रहे हैं कि अभिषेक को मिल जाएगा, या इंदौर में देख रहे हैं आप कि कैलाश जी दावा छोड़ते हैं तो आकाश को मिल जाता है। तो ये भी तो कार्यकर्ताओं के साथ छल है। नहीं मनोज जी, मैं शुरू में कहा था कि कोई अगर पुत्र या पुत्री स्वाभाविक बल पे नेता बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल इसलिए कि आप गोपाल भार्गव के पुत्र हैं, आप कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं, या कैलाश जोशी के पुत्र हैं, इसलिए टिकट मिलेगा, तो जाहिर है जो वर्कर है वो बेचारा ठगा महसूस करता है। और इफेक्ट है, देखिए विधानसभा क्षेत्र एक होता है, लोकसभा क्षेत्र एक ही होता है, उसके जो कार्यकर्ता है, जो विजय जी की बात बोलते मैं 100% सहमत हूँ, वो कहाँ जाएंगे, कितनी पीढ़ी खपा देंगे वो दरी बिछाने में, उनका भी तो चांस है, उनका भी तो एक एक्सप्रेशन है, उनको भी तो आगे बढ़ना है राजनीति में। तो जाहिर है केवल पुत्र हैं इसलिए उनको टिकट देकर विरासत सौंपेंगे अगर, तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर ऐसा कोई नेता है खड़ा हुआ अपने बल पे, उसने काम किया है और सकारात्मक है लोगों बीच में, तो जाहिर यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन केवल इसलिए कि आप पुत्र हैं और आपने 5-6 पीढ़ी उनका 5-6 बार आपने रिप्रेजेंटेशन किया, फिर पुत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और साफ दिखता भी है मनोज जी, अगर हम देखते हैं हम लोग जो टिकट के वितरण में आता है तो कैसे लोग पुत्र को बढ़ाना चाहते हैं वो साफ दिखता है। पार्टी को पता होता है कौन स्वाभाविक नेता किसको बढ़ाना चाहते हैं। तो जाहिर मैं बिल्कुल सहमत हूँ ब्रजेश जी की बात से और आपके प्रोग्राम पे टॉपिक से भी, ये खतरनाक है और इसलिए बीजेपी ने बहुत सही समय पे इस मुद्दे को अपनाया है। लेकिन उन नेताओं पे भी आपको नहीं लगता रंजन जी कि लगाम कसने की जरूरत है, खासतौर से बीजेपी में? तो आप किसी एक सीट से आप चुनाव जीतते हैं, अगले चुनाव में लगता है कि आपने सक्रिय नहीं रहे, क्षेत्र में हार सकते हैं, तो आप सक्षम है तो आप सीट बदल लेते हैं, किसी और के हाथ पे डाका मार देते हैं जो 5 साल मेहनत करता है। आप सक्षम है तो आप विधायक का टिकट की दावेदारी करते हैं, आपको नहीं मिलता है, लेकिन जैसे आप पावर में आते हैं तो आप मर्जी से सीट चुनते हैं, आप सांसद बन जाते हैं। तो इस पर भी तो कुछ लगाम लगना चाहिए। कहा ना जिस मुद्दे से जब चुनाव हारे कोई दूसरा अच्छा वर्क करा सकता था। तो बीजेपी का जो मूव है मनोज, इसी का तो इसलिए तो हो रहा है कि वो परिवारवाद के सहायता से पार्टी को मुक्ति दिलाया जाए। दूसरी बात मनोज जी ये है कि जो मुरलीधर राव ने कहा ब्राह्मण बनिया की पार्टी हमारे जेब में,
वो जो भी बोला हो, ठीक है, जी जी। उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन पार्टी बीजेपी इस स्थिति में आ गई है तो मास बेस्ड पार्टी हो गई है। जब पार्टी मास बेस होती है, उसको आइडियोलॉजी के नाम पर टिकट मिलता है, मोदी के चेहरे के नाम पर टिकट मिलता है, तो भय से मुक्त हो गई है कि हम परिवार के टिकट दें, किसी आदमी पे ना दें, हम चुनाव जीतेंगे, कार्यकर्ता के बल पर चुनाव जीतेंगे। और जब पार्टी इस मजबूत स्थिति में है तो रिस्क ले सकती है और रिस्क लेना चाहती है। इसीलिए जो बार बार परिवारवाद की बात होती है, हमको बहुत कड़े डिसीजन अभी देखने को मिलेंगे आने वाले चुनाव में, चाहे 23 का 24 का। और मुझे लगता है, देखिए वही बात सही है जो आपने शुरू में कहा था, वो लोग कहाँ जाए जिन्होंने कई पीढ़ियां खपा दी हैं, उनके लिए भी पार्टी में जगह देगी पार्टी, ऐसा नहीं कि उनके बाद नहीं सोचा जाएगा, लेकिन नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। तीसरी बात है मनोज जी, अभी जो हमारे वोटर हैं 65%, 35 जो केस के आसपास है, ठीक है, 65% मतदाता, मैं रफली बता रहा हूँ, जी 35 केस के आसपास है। वो पीढ़ी पे नहीं जाएंगे, वो आपके आइडियोलॉजी पे वोट देंगे, आपकी विचारधारा पे वोट देंगे, आपके काम पे वोट देंगे। तो पार्टी रिस्क ले सकती है और रिस्क लेना भी चाहिए। अच्छे वर्कर खड़ा करेगी, अच्छे चेहरा लाएगी, तो जो नए वोटर हैं उनको जाहिर प्रतिसाद देंगे, वो उनको सपोर्ट देंगे। ब्रजेश जी, लेकिन हम देख रहे हैं कांग्रेस की, अगर ठीक है जिताऊ कैंडिडेट है, परिवारवाद से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहा था अभी उदयपुर चिंतन शिविर में 50% युवाओं को मौका मिलेगा। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। कुछ नेताओं से इस कहकर पद छुड़वाए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। फिर आप कुछ विधायकों को उतारने की बात कर रहे हैं। फिर एक फार्मूला ये था कि जो खाटी कांग्रेस का आदमी है उसको टिकट दिया जाएगा। ये ठीक है, आपको सीट जीतना है तो आप सतीश सिकरवार को भाजपा से लाते हैं, उनको टिकट देते हैं, विधायक बन जाते हैं। लेकिन क्या पूरे ग्वालियर में आपके पास एक ऐसा आदमी नहीं है, एक ऐसी महिला चेहरा नहीं है जिसको आप खाटी कांग्रेस की, जिसको आप महापौर के चुनाव में मैदान में उतार सकें? सागर में क्यों आप बीजेपी विधायक के परिवार में कांग्रेस अपना एक कैंडिडेट ढूंढ रही है? क्या कांग्रेस के पास वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है? तो कम से कम आप वंशवाद परिवारवाद से नहीं मुक्ति चाह रहे हो, लेकिन जो खाटी कांग्रेसी और जहाँ आपको लगता है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, वहाँ मौका देकर देख लीजिए आप। देखिए मनोज, क्योंकि भोपाल में भी यही बात हो रही कि विभा पटेल बिल्कुल कांग्रेस या का रविंद्र पहला साहू की मकसद है। पत्नी। देखिए कांग्रेस का पहला मकसद जो होना चाहिए राजनीति में, आज जिन परिस्थितियों में कांग्रेस बहुत नीचे जा चुकी है मनोज जी, यदि वो खाटी कांग्रेसी जो घर बैठा हुआ है, वो कभी कांग्रेस के लिए काम करता था, उतना सक्रिय नहीं है, उसका उतना जनाधार नहीं है, जनता में उसकी उतनी पकड़ नहीं बची है, सिर्फ वो एक कांग्रेसी है, कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाता रहता है, कांग्रेस के लिए संघर्ष करता रहता है, तो सिर्फ इस आधार पर उसको टिकट देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि ये आधार पर टिकट देगी कांग्रेस, तो जो मौजूदा स्थिति है उससे भी नीचे चली जाएगी। तो हमने अभी खंडवा कांग्रेस देखा उन परिस्थितियों में कि मनोज जी, आपको जब अरुण यादव को आपको निपटाना होता है तो एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि सर्वे में नाम नहीं है, और आप एक ऐसे आदमी को टिकट दे देते हैं जो 30 साल पहले चुनाव लड़ा था। निश्चित तौर पर मैं वही कह रहा हूं आपसे कि यदि ऐसे आप प्रयोग करोगे तो आपको आज उन लोगों को देखना पड़ेगा, चाहे यदि आप संजय शुक्ला की बात कर रहे हैं, आप उनसे मजबूत कैंडिडेट आपको कांग्रेस में भी कौन दिखता है? यदि इंदौर की हम बात करें, जब पिछली बार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था उससे पहले वो सक्रिय हो गए थे। यदि आप नजर दौड़ाएंगे भोपाल में महापौर के लिए, तो आपको कौन ऐसा चेहरा दिखता है? तो आपको उन्हीं चेहरों पर दाव लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका चेहरा कुछ एक तो जाना पहचाना हो, क्योंकि आप माइनस में चल रहे हो मनोज जी, और माइनस से आपको उठने के लिए एक अपनी खुद व्यक्तिगत क्षमता भी तो किसी व्यक्ति में होनी चाहिए। पार्टी तब आपको सपोर्ट करे। तो इस तरह अभी परिस्थितियां वैसी नहीं है कि यदि बीजेपी की जो परिस्थितियां हैं वो किसी को भी खड़ा कर दें, उनके पास पूरा संगठन है, पूरी ताकत है, और बीजेपी का जिस तरह से लोगों को उसके प्रति विश्वास है, तो मुझे लगता है कि वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस रिस्क नहीं ले सकती। कांग्रेस ने यदि रिस्क लिया, ऐसे लोगों को टिकट दिया, वो देखिए आप भले ही चाहे बीजेपी के घर में तलाश करें, वो उन लोगों को लेकर आना चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो जीत सके। तो आप ये सोच लीजिए कि कोई फार्मूला नहीं है कांग्रेस का। जिस चिंतन शिविर की आप बात कर रहे हैं उसमें ही वो गलियां निकाल ली थी, और वंशवाद परिवारवाद के खिलाफत की तो बात मत करिए। युवाओं की जो आप बात कर रहे हैं कि 50% युवाओं को, तो वो उन्हीं घरों में ढूंढेंगे मनोज जी, उन्हीं नेताओं को, पुत्रों को ढूंढेंगे, वही युवा होंगे और उनको आगे लाएंगे। तो आप ये सोचो कि एकदम नई जनरेशन आ जाएगी, तो नहीं आएगी। युवा के नाम पर वही आएंगे जो सक्रिय हैं, जो राजनेताओं के बेटे हैं। तो कांग्रेस के पास पूरी पर्याप्त, जो भले ही गली बनाई हो उन्होंने, वो बनाई उन्हीं के लिए। तो वंशवाद परिवारवाद वहां पे पहले भी हावी था और अब भी हावी रहेगा। तो कह सकते हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों फार्मूले की परीक्षा भी नगरीय निकाय चुनाव में हो जाएगी, और जिसके लिए ज्यादा समय भी नहीं है। बहरहाल समय हमारे पास भी नहीं है इस चर्चा को, इसलिए यहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है देश की राजनीति में, और बीजेपी के लिए इसलिए भी मुफीद है क्योंकि वंशवाद और परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमलावर तो रही है, लेकिन जिस प्रकार से वो तेवर दिखा रही है, 2024 की पूरी तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस से उसका सीधा मुकाबला देश भर में केवल 169 सीटों पर है, और बाकी जगह जो क्षेत्रीय दल हैं वो सब किसी ना किसी परिवार के सहारे चल रहे हैं, किसी ना किसी
ऐसे दलों के साथ, वो ऐसे परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके हाथ में कमान है। और शायद बीजेपी का असली निशाना कांग्रेस की बजाय वही दल है, लेकिन इसकी आड़ में वो ऐसे फार्मूले बनाते जा रहे हैं जिससे उनका अपना जो खाटी कार्यकर्ता या नेता है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो उम्मीद की जाना चाहिए शायद जब टिकट वितरण होगा तब इसके लिए कोई ना कोई रास्ता बीजेपी की तौर से निकाला जा सकता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।